जी विवेक भाई, कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ। हाय हाय विवेक विवेक भाई। भाई। नमस्ते हाय विवेक हाय। भाई। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आप मुझे ये बोलने का मौका दे रहे हैं। तो ईश्वर की कृपा है, मेरी पत्नी का अनकंडीशनल सपोर्ट है, आप सबकी शेयरिंग्स का साथ है, कि रोज मुझे इस चीज का रिमाइंडर मिल जाता है कि भाई तुम शराबी हो, और चाहे दिमाग में तुम्हारे कितने भी खुरापात आए, उनको एक साइड में रखो, कोशिश करो कि खुरापात ना आए। लेकिन अगर आती भी है तो ये ध्यान रखो कि तुम किसी भी ऐसी खुरापात को अमल में नहीं ला सकते, क्योंकि तुम शक्तिहीन थे, शराब पर हो और रहोगे, क्योंकि ये इतने सारे लोग बोल रहे हैं। तो अगर इतने सारे लोग कह रहे हैं तो ये सारे के सारे लोग ही तुम इनसे भी ज्यादा समझदार हो और अनुभवी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए बात मान जाओ, बिना एक्सपेरिमेंट करे इस चीज का फायदा उठा लो। तो इसीलिए मैं मीटिंग्स में आता हूँ, ताकि मुझे ये बात पता चल जाए। तो जब 2019 में ए में आया और उसमें ये सुनने को मिला कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, तो पैरों तले जैसे कोई जमीन सी खिसक गई थी। एक धक्का सा तो लगा था। ऐसा लगा था कि अरे अब क्या, कभी भी नहीं हो पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्या। तो तब ऐसा लगा था कि यार शायद 1 साल 2 साल बाद शायद से मैं कभी पी सकूं। हो सकता है कि कभी मैं पी सकूं। अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ, पीऊंगा तो सही। ओके, 1 साल 2 साल बाद पीऊंगा तो सही। लेकिन ठीक है, अब अभी तो नहीं पीऊंगा, क्योंकि अभी काफी कुछ जो मैंने बिगाड़ा किया है, सबसे ज्यादा मेरी इज्जत खराब हुई है, उसको ठीक करना है। लोगों ने ना मेरे सामने काफी मेरे बारे में कुछ कुछ बातें करना शुरू कर दी हैं। लोग जो हैं मुझे काफी अंडर एस्टिमेट करने लगे हैं, मुझे कम आंकने लगे हैं। तो पहले उन सबको मुंह तोड़ जवाब देना है कि भाई देखो, मैं तो बड़ा तटस्थ किस्म का इंसान हूँ, बड़ा स्ट्रांग इंसान हूँ। अपने कर्तव्यों को और अपने समाज को, परिवार को, इन सब चीजों को समझता हूँ बहुत अच्छे से। वो तो बीच में कुछ साल ऐसा हो गया, अदरवाइज मैं ऐसा इंसान हूँ नहीं। तो पहले ना मुझे इस चीज को साबित करना था। अब इसी सोच को लेकर मैं मीटिंग्स में आ रहा था। अब जाहिर सी बात है, अगर अ, मेरी नीयत ही पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, अगर मेरे दिमाग में ही ये फितरत, ये खुरापात पहले से है कि मुझे कभी न कभी पीना है, तो ये बात तो तय है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का से मिलने वाला पूरा फायदा मुझ तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि मैं उसको पहुंचने ही नहीं देना देना चाहता था ना। क्यों नहीं पहुंचने देना चाह रहा था, ये मुझे तब समझ में आया जब मैं 12 कदमों में आया स्पॉन्सर के साथ। कि दरअसल मेरे साथ में गड़बड़ी ये थी कि मैं क्लोज माइंडेड था, मेरा दिमाग बंद था। और जिस बीमारी से मुक्ति पाने की कोशिश में मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बाय चांस आ गया था, वो मैं उस बीमारी को ही कभी ठीक से नहीं समझा था। इसीलिए मेरे दिमाग में ये खुरापात आ रही थी। जैसे मेरे सामने अगर शेर आ गया, तो मुझे पता है वो कितना ताकतवर होता है और कितना खूंखार होता है। तो मैं शेर के साथ किसी भी तरह की कबड्डी खेलना या उसके साथ मैं कोई चूहलबाजी करने की कोशिश कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छे से वो क्या है। लेकिन यहाँ ना मुझे अच्छे से शायद पता ही नहीं था कि मेरी बीमारी क्या है। मैंने कभी माना ही नहीं ना उसको बीमारी, डिनायल में था मैं। और मैं अनायास से आ गया, ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं जब 2019 में ना मेरी पत्नी ने मुझे रिहैब में भर्ती कर दिया था। तो तब उनको मुझे हमको नहीं पता था कि अल्कोहलिज्म नाम की भी कोई बीमारी होती है, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की भी कोई एक फेलोशिप होती है जो इसमें मदद करती है। कुछ भी नहीं मालूम था ऐसा। बस वो मेरी पत्नी को लगा ऐसा कि हाँ यार, इसको डाल देंगे तो ये जो इनकी शराब है ये रुक जाएगी, ये एक चक्र में फंस गया है मेरा पति, तो ये बाहर आ जाएंगे। और जब मैं रिहैब के अंदर गया ना, तो मुझे भी ऐसा ही लगा। जब मैं रिहैब में गया, थोड़ी घंटों बाद में ठीक से होश में आया, और जब ये लगा कि अरे अब यहाँ तो मैं मुझे शायद 3-4 महीने के लिए फिट कर दिया गया है, तो 10-12 घंटे बाद में पत्नी के ऊपर आई हुई खुन्नस खत्म हो गई थी कि ठीक है यार, शायद से मुझे ऐसे ही दूर होना था। चलो कोई बात नहीं। बहुत साल से, 3 साल से यही दौर चल रहा था, दिन रात शराब, शायद ये ऐसे ही रुकना था। लेकिन वो जैसे जैसे ए के बारे में पता चला, बीमारी के बारे में पता चला, तो ये तो निराशा सी होती गई।
क्योंकि दूसरा कोई तरीका भी मुझे नहीं मिला। अब जब ए में आ गया, तब ये समझ में आया कि खास तौर से जब स्टेप वर्क में आया ना, तब ये समझ में आया कि ये ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर कहा जाता है कि भाई आपको कदम फूक फूक के चलना पड़ेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर आके रिलैप्स हो जाते हैं, बल्कि रिकवरी का रेट जो है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, खासतौर से इंडिया में, वो सिर्फ 2 से 3% है बस। इतना कम है। वो इसलिए है कि एक शराबी जो है वो इस बीमारी के जाल में फंस जाता है। वो दरअसल वो शराब नहीं है, छल कपटी मायावी। वो शराबी का दिमाग है, वो तो ये बीमारी है। तो जब वो थोड़े भी दिन शराब से उसकी दूरी बनती है, तब हर शराबी को ये लगने लगता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो भैया ये ही तुम्हारे साथ भी हुआ है। पुराने लोगों ने बताया, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, हमको भी लगा था ठीक हो गए। अब मीटिंग्स में आने की जरूरत क्या है। और स्टेप पर, अरे स्टेप पर की तो कोई जरूरत ही नहीं है। देखो ना, मेरे होम ग्रुप में 30 लोग हैं, 30 में से सिर्फ 2 ने स्टेप पर किया है, बाकी 28 भी तो सोबर हैं। तो फिर जो मेजोरिटी है, मैं तो उसके साथ में चलूंगा, मुझे क्या जरूरत है स्टेप पर करने की। ऐसा इसलिए मेरे साथ में हो रहा था शुरू के 4 महीने, फेलोशिप में आ जाने के और सोब्राइटी में आ जाने के 4 महीने तक ऐसा इसलिए हो रहा था कि मैं मेरी ही बीमारी को ठीक से कभी समझ नहीं पाया था। इसलिए मुझे बार बार बताया जा रहा था कि अगर आप वो सब कुछ नहीं करने की शुरुआत करते हैं, या फिर करने की इच्छुकता नहीं रखते हैं, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इच्छुकता होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर वो सब करने की इच्छुकता भी नहीं है जो बिग बुक नाम की उस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताब में लिखा हुआ है, उन शुरुआती 100 लोगों ने लिखा है कि भाई हम इस तरह की बीमारी से पीड़ित थे, हैं, रहेंगे, और हमने इसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, इसकी वजह से हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक नुकसान ना हो, इसके लिए हमने क्या तरीका अपनाया, ये उन्होंने वो बिग बुक में पूरा डिटेल में उसका ब्यौरा दिया है। तो भाई आइए जी आइए, आप भी वो कर लीजिए तो आपको भी वो राहत मिल जाएगी। अब अगर ये सब करने के लिए एक शराबी इच्छुक नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उसको वो नहीं मिल पाएगा जो शुरुआती लोगों को मिला। तो भैया फिर मेरा दूसरा सवाल ये था कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं वो सब कुछ जो उन लोगों ने लिखा है, ये हैप्पी, जॉयस, फ्री, और चरित्र दोषों से मुक्ति और आध्यात्मिकता, ये वो तुम्हारा आध्यात्मिक पतन हो गया है। अरे साला हो गया होगा यार मेरा पतन, मेरी जिंदगी का मालिक मैं हूँ, आपको क्या बोलने का मतलब है इसमें। मैं शराब पीता हूँ, बेहिसाब पीता हूँ, मेरी हालत खराब हुई इसलिए मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। ये मेरी इच्छा है कि मैं सिर्फ शराब से दूरी बना के ही अपना काम चलाऊं, या फिर मैं अपने चरित्र दोषों पर भी काम करूं। मुझे नहीं रहना हैप्पी, जॉयस और फ्री। मुझे तो बस सिर्फ शराब से मुक्ति मिल गई, इतना ही बहुत है। अब लोग समझाते रहे लेकिन मैं समझने को नहीं तैयार। जैसे मैंने कहा ना, क्लोज माइंडेड। ये जब 12 कदम में आया, और खासतौर से जब तक 5वां कदम नहीं हुआ ना, तब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं समझ में आई कि यहाँ पर चॉइस का मामला है ही नहीं। मैं स्पॉन्सर लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ, स्टेप वर्क मेरा शुरू करता हूँ कि नहीं, होने देता हूँ कि नहीं, ये एक चॉइस हो सकती है। पर वास्तव में ये दरअसल इस तरह की बात है ही नहीं कि मेरी इच्छा होगी तो करूंगा, मेरी इच्छा होगी तो नहीं करूंगा। मैं स्टेप वर्क शुरू करने में देर करता हूँ, स्पॉन्सर नहीं लेता हूँ, तो भी शराब हाथ में नहीं आ रही है, तो मुझे ऐसा भ्रम हो रहा है कि यहाँ पर मेरे पास में चॉइस है, विकल्प है। नहीं यार, मैं दरअसल, मेरी ट्रेन उल्टी दिशा में जा रही है। मैं रिलैप्स की तरफ जा नहीं रहा हूँ, मैं रिलैप्स की तरफ भाग रहा हूँ शायद से। वो मुझे अभी पता नहीं चल रहा है। मीटिंग्स में जा रहा हूँ इसलिए तुरंत रिलैप्स नहीं आ रहा है, लेकिन उसका आना निश्चित है इस स्थिति में। और इस स्थिति को कहा गया ड्राई ड्रंक होना। तो ये मेरे लिए सिंपल एक चॉइस का मामला नहीं है, क्योंकि शराब से ना मेरे शरीर को, मेरे दिमाग को एक प्रकार की आनंद की आदत पड़ चुकी थी। अगर मेडिकल साइंस में और अगर विज्ञान की तरफ जाएंगे तो डोपामाइन नाम के न्यूरो ट्रांस रिसेप्टर्स हैं। शराब से वो आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में मिलते हैं। तो वो जो है ना, मेरा दिमाग उनको प्राकृतिक तरीके से बनाना ही भूल गया है, क्योंकि शराब से वो इतने ज्यादा मिलते हैं। तो मेरा दिमाग, शराब से तो मैंने अपने आप को दूर कर लिया ए की हेल्प से, लेकिन दिमाग को मैंने शराब की जगह कोई दूसरा आनंद अभी तक दिया नहीं है। वो दूसरा कोई आनंद उसको देना बहुत जरूरी है। और वो दूसरा जो आनंद है ना,
वो मुझे सिर्फ और सिर्फ मीटिंग से ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। मीटिंग से मुझे शराब से दूर रहने में मदद मिलेगी, निश्चित रूप से मदद मिलेगी। लेकिन वो जो मेरे दिमाग को जो वो आनंद की आपूर्ति करना है, ताकि मेरा जीवन बेचारा, मायूस, निराश, चिड़चिड़ा, बेचैन, असंतुष्ट ये ना रहे। ये मतलब ये मेरी लाइफ में जो क्वालिटी है ना, वो तब आएगी जब मैं सही मायने में वो 12 स्टेप्स का रिकवरी कार्यक्रम करूंगा। और अगर वो करूंगा तो दिमाग मेरा परेशान ही नहीं होगा। परेशान नहीं होगा तो वो उस आनंद का अतिरिक्त डोज की मांग नहीं करेगा, जिसकी आपूर्ति सिर्फ शराब से ही हो सकती है। तो इसीलिए भाई ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास बहुत चॉइस है और मैं बड़ी लग्जरी में हूँ, करो तो करो नहीं तो मत करो। ये ऐसी वाली बात नहीं है ना। लिटरेचर में साफ तौर पे लिखा हुआ है ना कि भाई इट्स अ डेली रिप्रीव। ये एक दिन के हिसाब से मिलने वाली राहत है, विच इज कंटिजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ माई स्पिरिचुअल कंडीशन। जो इस बात पर, ये एक दिन की मिलने वाली राहत जो इस बात पर निर्भर करती है कि मैं अपनी आध्यात्मिक स्थिति का रखरखाव किस तरह से कर पाता हूँ। सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे पास में चॉइस है कि नहीं नहीं यार मैं तो नहीं करूंगा, नहीं तो फिर मुझे ये राहत नहीं मिलेगी। और बिना इस राहत के मैं बहुत लंबा नहीं टिक पाऊंगा। हो सकता है कि मुझे देखने में लगे ऐसा, यार ए मीटिंग में तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टेप वर्क ही नहीं किया। तो क्या मैंने उनकी जिंदगी के अंदर इतने अच्छे से झांक के देखा है क्या कि वास्तव में मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया था कि किसी बंदे की आपको सही रिकवरी अगर असेस करनी हो तो आप उसकी फैमिली में झांकिए, उसके परिवार से बात करिए। किसी पार्टिसिपेंट का शायद से माइक अनम्यूट है, अगर आपको हो सक रहा हो तो म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आ, वो क्वालिटी जो है ना, वो किसी शराबी के अंदर तब आ पाएगी जब वो अपने अंदर झांक पाएगा। तो मैं अगर किसी की देखा देखी ये कर रहा हूँ कि भाई वो तो नहीं कर रहा है स्टेप पर, उसको तो सोब्राइटी में 10 साल हो गए, तो फिर मुझे भी करने की क्या आवश्यकता है। तो नहीं यार, ये इस तरह वाला मामला नहीं है। वो 10 साल तक बिना स्टेप वर्क के भी सोबर है, तो इसका मतलब मैं भी 10 साल तक बिना स्टेप वर्क के सोब्राइटी में निकाल सकता हूँ। ये कहीं से कहीं तक कोई सही लॉजिक है ही नहीं। द पॉइंट इज दैट कि भाई अगर आपको शर्तिया तौर पे गारंटी से सोब्राइटी में रहना है, बढ़िया जीवन जीना है, तो वो जो बिग बुक में तरीका लिखा है वो करना है। मतलब ये कुछ इसी तरह की बात हो गई कि मेरे बहुत कुछ 3 4 5 दोस्त हैं जो रोज आए दिन हाईवे पर 150 की स्पीड पे कार चलाते हैं, और वो भी रॉन्ग साइड, वो भी उल्टी साइड चलाते हैं। वो महीनों सालों से ऐसा कर रहे हैं, कभी उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो इसलिए आज से मैं भी ऐसा करूंगा। कई बार मैं भी बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ, किसी चीज में काम में मन नहीं लगता, तो थोड़ा अपने आप को मजा देने के लिए मैं भी हाईवे पे 150 की स्पीड में रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाऊंगा। नहीं, मैं ऐसी मूर्खता नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा दिमाग मुझे बताएगा कि भाई उनके साथ में ऐसा नहीं हुआ। वो सिर्फ 3 4 5 लोग हैं जिनके साथ में ऐसा नहीं हुआ, ये एक इत्तेफाक की बात है। लेकिन उन हजारों लाखों का क्या जो रोज हाईवे पे मर रहे हैं, उनके बारे में तो पता ही नहीं है आपको। तो इन द सेम वे यार, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मुझे अभी सोब्राइटी में जितने साल हुए, मैं कह सकता हूँ कि शायद मैंने आज तक तकरीबन 800 से 1000 लोग मेरे सामने ऐसे देख लिए कि जो मीटिंग्स में आए, चले गए, मुझे पता भी नहीं चला। मतलब मुझे अब उनका शायद, मैं उनको कहीं देख लूं तो मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं आएगी। नाम तो दूर की बात है। तो मतलब ज्यादा लोग वो हैं जो मीटिंग्स में आए, दिख ही नहीं पाए, गायब हो गए। लेकिन मेरे होम ग्रुप की स्ट्रेंथ में कोई खास ज्यादा इजाफा नहीं हुआ पिछले 6 सालों में। या फिर अगर ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में भी अगर फेलोशिप के साइज को देखें, तो 6 साल पहले जब मैं 2019 में आया था, तब भी मैं तकरीबन यही सुनता था कि 40 से 45 हजार ए मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया में हैं। और अभी अभी गुंटूर में हमारा नेशनल पीआई वर्कशॉप हुआ था, आंध्र प्रदेश में। मैं अपने इंटरग्रुप की तरफ से गया था, वहां पे भी अगेन ये का यही आंकड़ा अभी भी आया। पिछले साल की है, अभी अक्टूबर की बात है। तो मतलब 5 6 साल में भी उस आंकड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो इसका मतलब यही है ना कि भाई ज्यादातर लोग जो इस तरीके को नहीं अपना पाए या काम नहीं कर पाए, ज्यादा लोग तो वो हैं, एक बहुत बड़ी संख्या वो है। तो मुझे उनको देखना पड़ेगा कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हाँ यार हमने ये तरीका अपनाया और हम आज खुश हैं, तो मैं अगर ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो ये एक तरह की ड्राई ड्रंक होने वाली स्थिति है। तो
तो भाई मुझे बताया गया कि जब आप पहले शराब पी रहे थे और आप अपने आपके बाकी सब दोस्त भी शराब पी रहे थे, उनके अंदर भी हजार तरीके के ऐब होंगे, लेकिन आपको अपनी स्थिति पर ध्यान इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आपके अंदर एक शारीरिक एलर्जी है, आप के अंदर एक मेंटल एक मानसिक जुनून है और आपका आध्यात्मिक पतन हो चुका है। और अगर इतनी सब बातें अगर आपको तुरंत अभी समझ में नहीं आ रही है, देन वेट एंड वॉच। धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगी ये चीज क्या है। शुरुआत आप उसकी एक फिजिकल एलर्जी से कर लीजिए। जैसे जैसे मीटिंग्स में आएंगे, जैसे जैसे 12 स्टेप्स की तरफ बढ़ेंगे, हर एक चीज समझ में आने लग जाएगी। तो ड्राई रंग का यार मुझे मतलब ये समझ में आया कि भाई एक शराबी जो है ना, उसका शराब पीना तो रुक गया है, लेकिन उसका बर्ताव जो है, उसका रवैया जो है, उसके अंदर जो भावनात्मक उतार चढ़ाव जो आते हैं, वो अभी भी उसी तरह के हैं। कभी अगर उसके परिवार से बात कर लीजिए तो परिवार भी दबे छुपे जब बहुत भावनाओं में बह जाता है, तब परिवार भी कहता हाँ ये इंसान सिर्फ शराब से दूर भर है, बाकी तो हमको इसकी तरफ से कोई भी राहत नहीं है। ये पहले की तरह ही अभी भी पैसा कमाने की तरफ इसका कोई खास ध्यान नहीं है। या फिर अगर ये अच्छा कमाता था तो अभी भी इसको इसको बस सिर्फ अपने काम से मतलब है, हमारे लिए इसके पास में कोई टाइम नहीं है। या ये पहले भी जिस तरह से रात रात तक उल्लुओं की तरह जागता रहता था, दिन भर इधर उधर के फालतू लोगों में फोन पर बात करने में लगा रहता था, गॉसिपिंग वगैरह करता रहता था, दूसरों की उलूल जुलूल बातों में इसका ध्यान होता था, पलंग पे पड़ा रहता है, कामों को टालता रहता है, हमेशा दूसरों के प्रति इसके अंदर चिड़चिड़ ही है। उन सब बातों में इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो भाई ये बताया गया कि यार ये एक तरह की ड्राई ड्रंक वाली स्थिति है। तो जैसे मैंने अभी कहा ना कि ये चॉइस वाली बात नहीं थी मेरे पास, कि भाई मैं शराब से दूर हूँ बाकी तो मैं पहले जैसा ही रहूंगा। नहीं यार, वो नहीं चल पाएगा क्योंकि मैं शराबी हूँ। मेरे दिमाग को एक आनंद के एक पर्टिकुलर डोज की आदत है, वो तो उसको चाहिएगा ही, और ये उसको मरते दम तक चाहिएगा। मेरे दिमाग की इस कुदरती विशेषता को मैं कभी भी बदल नहीं पाऊंगा। बस ये है कि एक या 12 कदम के माध्यम से मैं उसको शराब से मिलने वाले जो आनंद है, उस स्रोत को बदल के मैंने आनंद का स्रोत बदल दिया है 12 कदमों के माध्यम से। तो वो आनंद का स्रोत जो पहले शराब थी, उसको बदल के मैंने आध्यात्म कर दिया है। तो इससे ये हो रहा है कि मेरा आध्यात्मिक पतन जो हो चुका था, मैं आध्यात्मिक रूप से मेरा बैलेंस बढ़ रहा है, और वो उसके कारण से मेरा जो मेंटल ऑब्सेशन है उस पर एक लगाम लग रही है। मैं पहचान पा रहा हूँ मेरे प्रॉब्लम को। तो ये बैलेंस जो है ना, ये मेरा ऐसा कोई ठेका नहीं है कि एक बार मैंने 12 स्टेप्स कर लिए तो ये बना रहेगा। नहीं यार, ये कम कम होता जाता है, इसलिए इसको मुझे डेली मेंटेन करना पड़ता है। तो भाई ये बताया गया कि यार मुझे किस तरह से ये समझ में आएगा कि क्या मैं ड्राई ड्रंक हूँ क्या, क्योंकि मैं तो अपने आप को ठीक ही लग रहा हूँ। और जो लोग मुझे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, वो तो मेरी तारीफ ही ठोक रहे थे। मैं जब नया नया था, अरे वाह क्या बात है, तुमने तो उस चीज के ऊपर विजय पा ली जिसके ऊपर कोई नहीं विजय पा सका। और अगर कहीं कोई मेरी तारीफ नहीं करता था तो मैं खुद अपनी तारीफ करने लगता था कि भाई किसी इंसान को कहा जाए, आप सुबह की चाय तो छोड़ के बताइए। आप जब चाय जैसी चीज नहीं छोड़ सकते तो फिर सोचिए, मैं तो टैंकरों के हिसाब से शराब पीता था, मैंने शराब छोड़ दी, देखिए मैं कितना महान इंसान हूँ। तो ये चीज मुझे अपने आप में राहत में आ जाना, निश्चिंतता में आ जाना, बेफिक्र हो जाने में मुझे ये चीज बहुत हेल्प करती थी कि भाई दूसरों से कंपेयर करके देखना। मैं कई लोगों को कहता था, वो फलाना जो है वो तम्बाकू खाता है, वो फलाना सिगरेट पीता है, वो फलाने को जुए की आदत है, वो फलाना एक दिन में 25-30 कप चाय पी जाता है। देखो मैं तो ऐसे शराब का तो इनसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मुझे तो शराब की लत थी कि देखो मैं इससे दूर हूँ। लोग इतने में ही मेरी तारीफ ठोकने लगते थे। और जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, वो मेरे पीने से इतना ज्यादा परेशान था कि मेरे ड्राई ड्रंक वाली स्थिति में भी वो बेचारों को लग रहा था कि भाई हमको तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया, क्योंकि अब शराबी कम से कम पी तो नहीं रहा है। अब कम से कम उनके दिमाग में से एक ये खतरा, एक ये डर तो खत्म हो गया था कि कभी भी इसके मरने की खबर आ सकती है। पता नहीं कब ये पी के सोया है, सवेरे उठेगा ही नहीं, राम नाम सत्य हो जाएगा इसका। या फिर ये घर के बाहर गया है, पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा। पुलिस वालों का या किसी अन्य आदमी का फोन तो नहीं आएगा कि आपका आदमी खत्म हो गया है।
तो वो तो बेचारे इसी में राहत मान के बैठे थे। लेकिन जैसे होता है ना कि कोई भी राहत जब रेगुलर बेसिस पे राहत मिलती रहती है तो फिर उसकी वैल्यू खत्म होने लगती है। तो ऐसे ही मेरे जैसे एक शराबी के घर वालों को भी ये राहत से मिलने वाला आनंद खत्म होने लगता है, और फिर उनको मेरे अंदर की बुराइयां दिखने लगती हैं। तो यार बात ये थी कि मुझे अगर ये लगता है ना, किसी भी शराबी को अगर ये लगता है कि यार मुझे इस स्टेप पर की ऐसे आवश्यकता नहीं है, या फिर यार अभी करूंगा ना, मैं अभी नहीं, अभी जब मेरे को टाइम मिलेगा तो करूंगा। तो ये फेलोशिप में मुझे रोज आने को इसलिए कहा जाता है मीटिंग्स में, कि किसी न किसी तरीके से मैं अपने आप के अंदर ये पहचान पाऊं कि बॉस मैं अभी कहाँ पर खड़ा हूँ। कैसे मुझे पता चलेगा कि रिकवरी में मैं किस पायदान पर हूँ, मैं कितनी प्रगति पर हूँ या फिर मैं कितने खतरे में हूँ। तो कहा गया कि भाई आप जैसे जैसे लिटरेचर को पढ़ेंगे आपको अपने आप ये समझ में आते जाएगा। तो मैं उन्हीं लक्षणों के बारे में शुरू करता हूँ बात करना। तो जैसे सबसे पहले मुझे ये समझ में आया कि खुन्नस, खुन्नस और गुस्सा। हम सभी ने न जाने बिग बुक में कितनी बार पढ़ा होगा कि भाई रिसेंटमेंट इज नंबर वन ऑफेंडर, कि मेरे अंदर किसी के खिलाफ खुन्नस है, चिड़चिड़ाहट है, कड़वाहट है, या मुझे बार बार ऐसा लगता है कि साला यहाँ तो मेरे साथ में नाइंसाफी हुई है। ये चीज मेरे दिमाग के आनंद को खत्म करने का काम करती है। मैं उसके लिए कर तो कुछ पाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है नहीं। अरे हाथ में होता तो कर ही डालता ना, फिर वो खुन्नस क्यों आती। तो मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। इस बात का मेरे दिमाग में एक गुस्सा सा, एक टीस सी भरी हुई है जो कि मेरे दिमाग के आनंद को कम कर रही है। और मेरी जरूरत यह है कि दिमाग में से आनंद कम नहीं होना चाहिए। वो आनंद कम हुआ तो दिमाग फिर उस आनंद की आपूर्ति के लिए शराब की मांग करेगा, क्योंकि उसको तो बस भैया आनंद का एक ही स्रोत मालूम है। सही है क्या है, गलत क्या है, ये वो नहीं समझता। इतने सालों में मैंने उसको इतना बेकार बना दिया है। बहुत अच्छा था वो एक टाइम पर, लेकिन अब मैंने उसको ऐसा बना दिया है कि उसको सही गलत का भेद नहीं समझ में आता। प्रार्थना में कहा गया ना कि मैं, मुझे इतनी सद्बुद्धि दो है ईश्वर कि मैं भेद समझ सकूं, कि मुझे किन बातों को छोड़ देना चाहिए और किन बातों के लिए मेरे अंदर साहस आना चाहिए। होता मेरे साथ उल्टा है, कि जिन चीजों के लिए मालूम है कि मैं इन चीजों पर शक्तिहीन हूं, मैं उनके लिए अंदर से खुन्नस पालता रहता हूँ। घर से निकला हूँ, लेट हो गया हूँ, अचानक से बारिश आ गई, मुझे खुन्नस आती है ये ईश्वर को मेरे से क्या दुश्मनी है। अब बारिश आ गई, मैं उसका कर कुछ भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए खुन्नस पाल रहा हूँ। एट द सेम टाइम सवेरे मैं जल्दी उठ सकूं, अगर मैं रात में सोने में लेट हो गया हूं तो भी साला 4 घंटे की ही नींद लेके कैसे भी अपने मन को मार के सवेरे जल्दी उठ सकूं, इसके लिए मुझे साहस चाहिए, है ना। तो इस चीज को मैं नहीं बदल पाता। प्रार्थना का जो दूसरा वाला हिस्सा है कि हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। सुबह लेट उठने की आदत को मैं बदल सकता हूँ, पर वो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो ये होता मेरे साथ में उल्टा है। उसके बाद में सेल्फ पिटी है, आत्मदया वाली बात, है ना, कि बहुत जल्दी, क्योंकि है ना, जैसे मैंने कहा ना, मैं खुद को बदलना नहीं चाहता हूँ। तो जब खुद को नहीं बदलना है, खुद के ऊपर कोई काम नहीं करना है, तो क्यों ना यार दूसरों के ऊपर दोष डाल दूं। बहुत आसान है, या तो कभी दूसरों के ऊपर या फिर अल्टीमेटली ईश्वर तो है ही, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो ये सेल्फ पिटी ना, ये मतलब अपने आप को मैं हमेशा ऐसा बताना चाहता हूँ कि भाई मैं शिकार हूँ, और पूरी दुनिया के लोग जो है ना वो शिकारी हैं। कोई मुझे समझता नहीं है। मैं अगर कुछ करता हूं तो कोई मेरी कभी तारीफ नहीं करने को तैयार होता। मैं बेचारा, है ना। तो ये कुछ एक ऐसे लक्षण हैं जो मुझे लिटरेचर को पढ़ के या फिर स्पॉन्सर की हेल्प से समझ में आए, कि हाँ यार ये ड्राई ड्रंक क्यों कहा गया, और क्यों ऐसा पहले हो रहा था। ए में आने के पहले, ठीक है, ए में आने के पहले मुझे नहीं पता था कि ये बीमारी है, लेकिन ये बार बार मेरे हाथ में शराब क्यों आती थी। भाई ए में आने के पहले शराब का मेरा कभी ब्रेक नहीं हुआ ऐसा तो नहीं था। ब्रेक तो बहुत बार हुआ, कभी 2 दिन ब्रेक हुआ, कभी मेरा तो कभी एक एक महीना भी ब्रेक हुआ। मतलब आखिरी के जो 3 साल थे, वो 3 साल मैंने पूरे टाइम शराब पी। वो उसके पहले वाला तो खैर समय वो था, मैं उसकी बात नहीं करता, क्योंकि वो समय पे शराब पर मेरा कंट्रोल था। शराबी मैं भले ही से अपने आप को पैदाइशी मानता हूँ, पर वो उसके पहले कंट्रोल था। पर फिर ये 3 साल मेरे साथ में क्या हो रहा था। पत्नी कई बार मेरा घर से निकलना बंद कर देती थी, तो 15 दिन, 20 दिन, एक महीने भी
शराब से ब्रेक हुआ है, और सिर्फ एक या दो दिन, एक दो दिन से ज्यादा वो विड्रॉवल्स वाली जो है ना, ऐसा उल्टी जैसा महसूस होना, हाथों में कपकपी आना, ठीक से नजर नहीं आना, धुंधला दिखना या चक्कर आना, या फिर दो दो रात तक नींद नहीं आना, ये सिर्फ एक दो दिन होता था। सॉरी, जिसको हम कहते हैं विड्रॉल। उसके बाद में सब ठीक हो जाता था यार, भूख वगैरह भी ठीक हो जाती थी, अच्छे से मोशन हो पाना, फ्रेश हो पाना, ये सब ठीक हो जाता था। लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा क्यों आती थी? क्योंकि शराब एक वैक्यूम सा छोड़ के चली जाती है ना, वैक्यूम साइंस में कहा जाता है ना, वैक्यूम, वो छोड़ जाती थी। वो इतना खालीपन होता था कि उसको मैंने दरअसल किसी चीज से भरने की कभी कोशिश ही नहीं की, इसलिए वो गड़बड़ी हो रही थी। वो दरअसल एक ड्राई ड्रंक वाली अवस्था थी, जो कि ए में आने के बाद भी हो रही थी, बस शराब से मैं दूर था। ड्राई ड्रंक वाली अवस्था ऐसी की ऐसी थी। तो वो खुन्नस थी, उसके बाद वो आत्मदया वाली बात थी, फिर उसके बाद आती है डिसऑनेस्टी, बेईमानी। अभी जैसे एक फेलो मेंबर थोड़ी देर पहले शेयरिंग में बोल रहे थे कि अपने आप से ही झूठ बोलना या फिर दूसरों के साथ में झूठ बोलना, बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ में इसके लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन किसी भी, मैं झूठ क्यों बोलता हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में कुछ डर है कि जो सच्चाई है वो बाहर नहीं आना चाहिए, मेरे मन में उसके लिए कोई डर है। मुझे जिम्मेदारी लेने से मैं कतराता हूँ, है ना? या फिर मुझे अगर कोई मेरे अंदर किसी कमी को बताता है, बहुत प्रेम से ही बताता है, मेरी पत्नी है, मेरा कोई दोस्त है जो मेरा भला चाहता हो, वो अगर मेरे अंदर कोई कमी बताता है तो मैं अचानक से डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ये भी अगेन एक ड्राई ड्रंक होने का सिम्टम है, क्योंकि मैं अब अपनी कमी को कभी देखना ही नहीं चाहता हूँ, मैं सच बोलना ही नहीं चाहता हूँ। तो अगर मैं सच नहीं बोलूंगा तो हमेशा मेरे दिमाग के कोने में वो डर, वो ग्लानि भरी रहेगी कि मैं झूठा हूँ। मैं झूठा हूँ यार, मुझे दूसरे लोगों को देख कर ना हमेशा नीचा फील होगा। मुझे ऐसा लगेगा कि ये मुझे कहीं ना कहीं हरा रहे हैं, भले ही मैंने इनको झूठ बोल के बुद्धू बना दिया हो, लेकिन फिर भी यार बुद्धू तो मैं खुद बन रहा हूँ। ये भावना मेरे अंदर हमेशा रहेगी, और ये बनी हुई भावना ना मेरे आनंद को खत्म करने का काम करती है। अगेन फिर वही बात, आनंद खत्म होगा तो दिमाग जो है वो आनंद के उसी स्रोत पर जाएगा जिससे वो चिर परिचित है। फिर आता है मेरा ईगो, है ना? कई बार मीटिंग्स में मैं सुनता हूँ कि भाई इंसान का ईगो ऐसे ही, मतलब कहने के लिए शायद कहा जाता है कि इंसान जब मरता है, मरने के बाद उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं। तो इंसान के मरने के भी कई घंटों बाद में ईगो शायद उसका जाता है। तो ना क्या है कि मेरी जो प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं, चौथे कदम में पढ़ते हैं हम, 12 कदम और 12 परंपराएं किताब में, कि जो मेरी मूलभूत प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं, सुरक्षा की, सेक्स की और सामाजिकता की, मैंने उनकी इतनी अति की है कि कहीं पर अगर कोई बात मेरी राय के से अलग अगर कोई बात हो रही है, या फिर कहीं पर मेरी राय नहीं मानी जा रही है, तो अचानक मैं असुरक्षित सा महसूस करने लगता हूँ। मैं इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ उसमें, क्योंकि वहां पर असुरक्षित होने वाली कोई बात ही नहीं थी। अभी थोड़े दिन पहले का वो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो आता है ना रोज, उसमें बड़ी अच्छी ये बात थी कि भाई अगर कोई आपसे असहमत हो या किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जान या माल का खतरा पैदा हो गया है। ये सिर्फ आपका दिमाग है जो आपको ऐसा बताता है, क्योंकि आपने इसको ऐसा ही बना दिया है ना? तो ये मेरा ईगो है, फिर ये मेरा गर्व है ना, कि मैं दूसरों से कहीं ना कहीं बेहतर हूँ। मैं एक या जो जो भी मुझे, मतलब एक का जो कार्यक्रम मुझे बताया जा रहा है, मैं इसके बिना भी अपने आप कर लूंगा। चाहे साला मुझे 9 लोग ही आके बोल दें कि नहीं यार ये 12 स्टेप्स करना जरूरी है, अब उन 9 लोगों में से 12 स्टेप सिर्फ 3 लोगों ने किए हैं, 6 लोगों ने नहीं किए। पर वो बाकी के 6 भी कह रहे हैं भैया हम गलती पर हैं कि हम इसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, हमने स्पॉन्सर लिया हुआ है और हम अभी तक भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब सारे के सारे 9 लोग ही कह रहे हैं कि 12 स्टेप करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो जो 10वां आदमी है, जो कह रहा है कि अरे नहीं कोई जरूरत नहीं यार, अभी तो बस तू आते रहे, 90 दिन 90 मीटिंग बस आता रहे आता रहे, मुझे सिर्फ वो ही समझ में आ जाता है। जबकि 90 दिन 90 मीटिंग का मैंने अर्थ ही गलत निकाल लिया। ये फलसफा अल्कोहलिक्स अनोनिमस के किसी लिटरेचर में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, ये बाहर से आया हुआ एक मुहावरा है, जिसका भी ना
जिसका भी ओरिजिनल मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि भाई साहब आप पहले 90 दिन मीटिंग में आइए उसके बाद में स्टेप पर कीजिए। नहीं, ये पूरी तरह से गलत धारणा है। उसका तो दरअसल ये मतलब था कि आप आइए और कम से कम 90 दिन तो आइए, उसके पहले इसको मत छोड़िए। जैसे होता है ना कि मैंने कोई किताब पढ़ी, उसके 3 पन्ने पढ़े और किताब को साइड में पटक दिया। तो मुझसे कहा जा रहा है कि एकदम से ऐसे बंद मत करिए, कम से कम 90 दिन तक आइए और देखिए कि आपको राहत मिलती है कि नहीं। नई राहत मिले 90 दिन तक भी, तब फिर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं इसको। लेकिन ये कभी नहीं कहा गया कि 90 दिन तक आप स्टेप पर कर ही नहीं सकते हो। अरे भाई, 90 दिन तक अगर मैं ऐसे ही सोबर रह लूंगा तो फिर मैं आऊंगा ही क्यों? मैं फिर स्टेप पर कभी भी करूंगा ही क्यों? मुझे तो यही लगेगा ना कि अब तो मैं तो हमेशा ऐसे ही कर लूंगा। तो ये एक मुझे यहाँ पर समझ में आया कि यार जैसे ही मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसके कि 3 हिस्से हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, और मैं एक के 12 कदमों के बिना इससे कभी मैं बच के नहीं रह पाऊंगा। मतलब जब मेरे अंदर ये कंफर्मेशन आ जाता है कि हाँ मैं शराबियत नाम की बीमारी से ग्रस्त हूँ, बस वो ही क्षण वो है कि जब मैं स्टेप पर के लिए तैयार होता हूँ। तो चाहे ये स्वीकार्यता मेरे अंदर पहले दिन आ गई हो, चाहे ये 6 महीने बाद आई हो, मैं उसी समय उसके लिए तैयार रहता हूँ। पर वो मेरे जैसे ही एक शराबी ने ना इसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के उसको समझ लिया। एक शराबी को एक बारी मैंने कहा था, वो बार बार इन आउट हो रहा था, तो उसने मुझसे पूछा कि इसके लिए क्या करें। वो सब लोगों से ये पूछ चुका था, मेरी उसकी भी रेगुलर बात होती थी। तो एक दिन उसको मैंने ऐसे ही कह दिया कि यार आप शराब पर शक्तिहीन हो, लेकिन मीटिंग्स जाने पर शक्तिहीन नहीं हो। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप सोब्राइटी में आते हो, 1 दिन की, 2 दिन की, 8 दिन की, तो आप मीटिंग्स में जाना बंद कर देते हो। तो आप अगर शराब आपकी बंद नहीं हो पा रही है, तो भी आप कम से कम मीटिंग्स में जाना बंद मत करो। क्योंकि भाई उसने कहा था कि वो मैं 8 दिन सोब्राइटी में आ जाता हूँ, मीटिंग्स मेरी कम हो जाती है, तो फिर से मैं पी बैठता हूँ, रिलैप्स हो जाता हूँ। मैंने कहा आप हो जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप मीटिंग्स में जाना कम से कम बंद मत करिए। शराब को रोक नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ईश्वर की इच्छा होगी तो वो भी रुक जाएगी, ईमानदारी रखिए, मीटिंग्स में जाना बंद मत करिए। ये शराबी मीटिंग्स में गया, ये रोज मीटिंग्स में जाने लगा और ये रोज पीकर मीटिंग में जाने लगा। और मीटिंग में जाकर इसने कहा कि मुझे किसी ने कहा है कि अगर आप रोज मीटिंग में आ रहे हैं तो फिर आप शराब भी पी सकते हैं। ये है शराबी दिमाग, है ना। इसीलिए मुझे बिग बुक की वो लाइन की अल्कोहल इज कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल, कपटी है, मायावी है, शक्तिशाली है, वो पढ़ के मुझे लगता है नहीं यार, वो कपटी, मायावी, शक्तिशाली तो मेरा दिमाग है। शराब मेरे सामने कहाँ लगती है, मामूली सी चीज है। मेरा मेरा दिमाग इतना छली कपटी मायावी है कि कुछ भी मतलब उसका निकाल सकता है। इसलिए ना ये समझना बहुत जरूरी था कि चीजें मुझसे किस वे में कही जा रही हैं। ए में जो मुझसे कहा जा रहा है, मैं उसका क्या मतलब निकाल रहा हूँ। किसी ने मुझसे कहा कीप कमिंग बैक, इतना अच्छा लाइन है यार, कीप कमिंग बैक, आते रहो, बंद मत करना। शराबी ने उसका मतलब ये निकाल लिया कि ठीक है मैं तो पी सकता हूँ, वापस आ जाऊंगा ना, आ ही जाऊंगा। वो इस बात को शायद एक शराबी नहीं समझ पाया कि जितने भी लोग रिलैप्स होते हैं सबके सब दोबारा आ भी नहीं पाते। हमको बस सिर्फ वो लोग नजर आ जाते हैं जो यहाँ पर दोबारा आ गए। रिलैप्स तो हजारों में हुए, उसमें से दोबारा यहाँ पर कितने लोग आ गए? बहुत सारे, ज्यादातर तो गायब ही हो गए। उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं होती, उनके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए मुझे ना जिस तरीके से जो बात बताई जा रही है उसको मैं उस तरीके से नहीं ले पाता हूँ। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हूं मैं, सिंपल सी चीजों को अपने कुटिल दिमाग से मैं कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ। मुझे मदद लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना। तो ये सब जो है, अगेन ये भी एक सिम्टम है ड्राई ड्रंक होने का। फिर मुझे अगर रेस्टलेसनेस फील होती है, डिसकंटेंट फील होता है, मतलब हम कहते हैं ना कि भाई RID फैक्टर, रेस्टलेस, इरिटेटेड, डिसकंटेंटेड, बेचैन, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट। अगर इस तरह का शराबी फील करता है, उसको लगता है जीवन में बहुत खालीपन है, वो बहुत बोरियत महसूस करता है, हमेशा उसका कहीं पर भी मन नहीं लगता,
है ना। तो ये एक तरह की वो वाली स्थिति है जिसको बिग बुक में डॉक्टर्स ओपिनियन में इसको कहा गया है आध्यात्मिक अ, दिवालियापन, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। ये ही ना दोस्तों एग्जैक्टली मेरे साथ में था। मैं स्टेप वर्क में इसीलिए आया था, बिल्कुल यही वाली थी कि मुझे ऐसा ही लगता था कि यार कहीं पर भी कुछ मतलब कोई ऐसे उत्साह वाली बात नहीं है। मैं अगर घर में हूँ तो ऐसा लगता था बाहर चला जाऊं, बाहर कहीं हूँ तो लगता था क्या मतलब है यार, बोर हो रहा हूँ, वापस घर आ जाऊं। दोस्तों में बैठ के ऐसा लगता था क्या यार, बेवकूफों की तरह कुछ भी बक रहे हैं। पत्नी के साथ भी मन नहीं लगता था, बच्चे के साथ ऐसा लगता था क्या दुनियादारी है। जबकि ईश्वर की इतनी कृपा थी कि सभी चीजें ठीक थी, मतलब किसी तरह की आर्थिक समस्या नहीं थी, शारीरिक नहीं थी। सारे मेरे मेडिकल टेस्ट वगैरह हो गए थे, और पत्नी साथ में थी, वो मुझे अभी भी उतना ही प्यार कर रही थी। बच्ची मेरी छोटी थी, तो उतना ज्यादा मानसिक आघात उसके ऊपर नहीं हुआ था कि शायद अगर वो थोड़ी और बड़ी होती तो शायद हो सकता था। बहुत सारी चीजें जो है वो मेरे फेवर में थी, लेकिन मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा था। ये भी एक तरह की ड्राई रंक होने वाली स्थिति है। और हालत ये हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बाप रे, ऐसे तो मुझे किसी दिन शायद आत्महत्या वगैरह के विचार आ जाएंगे, क्योंकि इतना खालीपन तो मुझे कभी नहीं लगा। पर नहीं साहब, स्टेप पर करने को तैयार नहीं था मैं। शुरू के 4 महीने में ऐसा था। रात को 2 बजे 3 बजे अचानक मेरी नींद खुल जाती थी, और मैं एक एक 2 2 घंटे पागलों की तरह पूरे घर में चक्कर लगाता रहता था, एकदम विचारहीन, बिल्कुल शून्य। किसी भी बात पर मैं नहीं सोच रहा होता था। पर लेकिन पलंग पर बैठता तो ऐसा लगता उठ उठ के कहीं चल दूं। तो ये जो स्थिति है ना, ये भी एक ड्रैगन वाली स्थिति है। फिर है मेरा एक शुरू से नेचर कि मेरे साथ में जो भी हो रहा है उसका दोष किसी दूसरे पे डालना, है ना। वो चाहे मेरा शराब पीने का हो। अब जैसे मैं अगर मेरी पर्सनल बात बताऊं, मैंने शराब पीने का दोष कभी किसी और पे नहीं डाला, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं रहा कि किसी टेंशन में होने के कारण से मैंने शराब पी, या किसी डर के कारण से शराब पी। मैं तो बस अपनी बोरियत मिटाने के लिए शराब पीता था। और बाद में फिर वो ऐसी हालत हो गई कि फिर चाहे मैं कितना भी, भाई मैं बोर कब होता हूँ, जब मैं खाली होता हूँ। लेकिन बाद में तो ऐसी स्थिति आ गई कि काम पूरा करने के लिए भी मेरे पास में समय कम पड़ रहा है, पर फिर भी मैं शराब पी रहा हूँ और मेरे काम अधूरे रह जा रहे हैं। वो खैर हम में से सभी ने उस स्थिति को फेस किया है। तो अपनी गलतियों का, या फिर मेरे साथ कुछ गलत हो गया है तो इसका ब्लेम दूसरों पर डालना, दोस्तों पर डालना, परिवार पर डालना, बजाय उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने। ये भी एक तरह की ड्राई रंक होने वाली स्थिति है। फिर एक बड़ी मजेदार चीज आती है, ग्रेटिट्यूड। तो बचपन से ना मुझे कहा जाता था, मैं हर चीज के लिए बड़ी कंप्लेंट लेकर माँ बाप के पास आता था। स्कूल में मेरे साथ ये ठीक नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, या फिर वो पड़ोस का जो बच्चा है उसने मुझे ये कह दिया, या फिर हमारे घर में ये चीज ऐसी क्यों है, इसमें ये लगवा लो, वो करवा लो। तो मुझे पापा कभी कभी कहते थे कि यार, कभी तुम ना ये कहते हो कि पापा मैं बहुत अच्छा हूँ, हम लोग कितना अच्छी हमारा परिवार है, कितनी हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, कभी तुमने ये नहीं सोचा अपने आप में? कभी दिन में एक बार जब तुम, क्योंकि हमारे घर में हमको ये आदत डाली गई थी कि भाई रात को सोते वक्त आप भगवान जी के हाथ जोड़ के सोओगे, और सुबह सुबह उठते से ही उनके सामने जाके हाथ जोड़ोगे। हालांकि ये मैं बिल्कुल औपचारिकता के लिए करता था, क्योंकि मैं पापा से डरता था। तो मुझे वो कहते थे कि कभी इस चीज को आपने मन से किया कि हे भगवान थैंक यू, मेरा कल का दिन कितना अच्छा निकला, और मेरे पास मेरे मम्मी पापा हैं, वो अच्छे हैं, हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। हे भगवान, आपने मुझे एक सामान्य इंसान बना के पैदा किया है। मेरे हाथ पैर कान नाक मुंह सब ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये नहीं करते हैं, है ना। तो कभी अगर इस चीज का शुक्रिया, भगवान को थैंक यू, वो ऐसा बोलते थे। उनका ऐसे किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं था। उनको जीवन में किसी सिगरेट शराब, यहाँ तक कि पान गुटखा सुपारी, किसी चीज कभी उनको मैंने खाते हुए नहीं देखा, पर वो ऐसा कहते थे। मुझे ये चीजें कभी समझ में नहीं आई। मुझे लगता था यार, जो कंप्लेंट्स होंगी अब वो नहीं बोलूंगा तो फिर क्या करूंगा, क्या मैं चुप रहूंगा क्या? पर यार ये चीज नहीं समझ में आई कि क्या होता है। ये शिकायतें करने वाला जो रवैया है ना, ये मेरा इतना बढ़ गया कि मेरा फोकस ही इस पर है। मतलब मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी से भी मिल रहा हूँ, तो अच्छा क्या है इसके बजाय मेरा ज्यादा पहले ध्यान इसी पे चला जाता है कि बुरा क्या है। कितनी भी अच्छी से अच्छी आप किसी शादी पार्टी में मुझे इनवाइट कर लीजिए, आप मुझे, आपके घर में कोई शादी है,
आप वो शादी 5 स्टार 7 स्टार होटल में कर रहे हैं, और आप 15 दिन पहले मेरे घर पर आ गए न्योता देने के लिए, बड़े मान सम्मान से आपने मुझे न्योता दिया। शादी के कार्ड के साथ में आपने मुझे एक वो फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का बड़ा सारा डब्बा भी दे दिया, है ना, सब कुछ आपने मुझे बोल दिया, है ना। और 3 दिन की शादी है, और आपने मुझे कहा है कि भाई आपको कौन सा कमरा चाहिए, वो स्विमिंग पूल के सामने वाला बड़ा सा स्वीट रूम आपको मिलेगा भाई साहब, आ जाइए बस आप तो। इतना सब भी मेरे साथ में हो जाएगा ना, कमी निकालने की आदत या फिर आभार न मानने की आदत, साला कुछ नहीं तो मैं आखिर में ये जरूर निकाल दूंगा कि यार ये शादी यहाँ से कितनी दूर रख लिया, चलो घर से वहां जाने में 1 घंटा लग रहा है। मतलब कुछ ना कुछ मेरा ये, और मतलब आई सिंपली कैन नॉट हेल्प इट। ये मेरा रवैया ही ऐसा हो गया है, पता नहीं क्यों मुझे वो कमी वाली चीज ही सबसे पहले नजर आती है। और क्योंकि वो कमी वाली ही चीज मुझे पहले नजर आती है, वो ही मेरे दिमाग में घूमती है, और ये कमी मेरे आनंद दिमाग में आनंद के कोटे को कम करती है। और अगेन अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोटा वो कम हुआ तो मेरा दिमाग फिर आनंद की आपूर्ति को, मतलब आनंद का कोटा पूरा करने का उसको एक ही तरीका मालूम है, बॉटल। फिर ये है कि भाई जो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस, मतलब अब ये एक इस तरह की बात है कि मैं मुझे जो तरीका बताया गया, भाई ये तो मतलब आखिरकार एक एक बात ये तो है ही, मैं चाहे बातों को कितना भी डिटेल में कर लूं या फिर शॉर्ट में कर लूं, ये तो बात है ही कि मुझे जिस तरह से मीटिंग्स करने को कहा जा रहा है, मुझे जिस तरह से स्टेप वर्क करने को कहा जा रहा है ना, मुझे जिस तरह से सर्विसेज में आने के लिए कहा जा रहा है, मैं वो करने को नहीं तैयार हूँ। क्योंकि भाई जैसे ही मुझे शराब, अब जैसे मैं मेरी बात बताऊं, रिहैब से निकला 90 दिन बाद में शराब पीने की कोई इच्छा नहीं आ रही थी, और मीटिंग्स मेरे घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर पर, सिर्फ 1.5 किलोमीटर, चाहो तो आप एक बार के लिए पैदल भी जा सकते हो। बाकी वहां का एक भी मेंबर उस मीटिंग में ऐसा नहीं आता था जिसका घर इतना पास है, लेकिन फिर भी मैं 7 दिन मीटिंग नहीं जाने को तैयार, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई शराब से दिक्कत है, इतनी तो मुझे तो शराब पीने की कोई इच्छा ही नहीं आ रही है, फिर ऐसी बोरियत भरी जगह पे क्यों जाऊं, है ना। तो जो एक ही मुझे जो जिन चीजों को प्रैक्टिस करने को कहा है उनको मैं निग्लेक्ट कर रहा हूँ, मैं उनको कहीं ना कहीं मेरी प्राथमिकता में काफी नीचे की तरफ कर रहा हूँ। एक समय था, मरा जा रहा था मैं, ईश्वर से सौदेबाजी कर रहा था, हाथ पैर जोड़ रहा था कि मुझे प्लीज इसमें से निकाल दो, मैं परेशान हो गया हूँ इतनी पी पी के, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही बाहर आया, मैं फिर अपनी वाली पर आ गया, मैं स्टेप वर्क में आने को नहीं तैयार था। मुझसे एक बार किसी ने ये कहा कि भाई सर्विस का जो काम है ना, ये आपकी रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने ये कहा कि यार वो सर्विस का जो काम है वो तो 12वें कदम पर आता है, तो पहले 1 से लेके 11 तक स्टेप्स करना पड़ चाहिए, फिर किसी एक्टिव सर्विस वर्क में आना चाहिए। मैं बड़ा कंफ्यूज था कि किया जाए तो क्या किया जाए। तो फिर एक तीसरी ओपिनियन भी आई कि नहीं भाई, आप अकेले किसी सर्विस वर्क में मत झोंकिए अपने आप को, किसी के गाइडेंस में, किसी के साथ में अगर आप आएंगे तो जो वो गड़बड़ वाली कोई चीज नहीं होगी, उल्टे इससे आपको फायदा ही होगा। किसी नए शराबी को मैसेज देने जाना हो, या फिर ग्रुप में कोई पीआई एक्टिविटी हो रही है, आपने स्टेप वर्क नहीं किया है तो भी आप उसको कर सकते हो, आप उसको लीड मत करो, आप उसमें लीडर मत बनो, है ना, आप इस तरह से उसको दूसरों के गाइडेंस में कर सकते हो। लेकिन नहीं साहब, शराबी को वो करना तब है जब उसको ही उसका सारा क्रेडिट मिले, जब तक उसको ग्रुप में या इंटर ग्रुप में कोई पोस्ट ना मिले, तब तक वो सही मायने में उसको करने को नहीं तैयार है। मतलब सर्विस का भाव क्या है, किसी दूसरे का कल्याण, ये कह ही नहीं रहा है कि भैया आपके बिना फेलोशिप नहीं चलेगी, ये तो ये कह रहा है कि भैया तू, अगर तुझे स्वार्थी भी बना रहना है ना, तो भी ये सोच कि दूसरे को हेल्प करे बिना तेरी रिकवरी ऐसे स्ट्रांग होगी ही नहीं। तो अगर तू पूरा सेल्फिश भी है ना, तो तू ये सोच के कर कि इससे इनडायरेक्टली तुझे बेनिफिट मिल रहा है। जैसे एक स्पॉन्सर है, वो अपने स्पॉन्सी से जब 12 स्टेप्स के बारे में बात करता है, अगर स्पॉन्सी का ध्यान कहीं और है तो वो 12 स्टेप्स के लिए पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। तो स्पॉन्सी को फायदा मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, लेकिन स्पॉन्सर की तो सोब्राइटी 1 डे एट ए टाइम मजबूत हो ही रही है, क्योंकि उसका जाने अनजाने में अपने ऊपर काम हो रहा है। तो जो रिकवरी के लिए जो मुझे प्रैक्टिस करने को कहा गया ना, उनको मैं निग्लेक्ट कर रहा हूँ। ये अगेन एक
ड्राई ड्रंक होने वाली सिचुएशन है। फिर एक बहुत बड़ी बात कही जाती है जो बिल डब्ल्यू साहब ने जिसके ऊपर बहुत विशेष जोर दिया यार, इमोशनल सोब्राइटी, इमोशनल बैलेंस, है ना। जैसे वो अ, पहले ये होता था मेरे साथ में जब मैं शराब पीता था कि रात में, मतलब ये तब की बात है जब शराब मेरे नियंत्रण में थोड़ा थी, 24 घंटे में शराब नहीं पी रहा था, ये तब की बात है कि वो रात को मैंने किसी पार्टी में ज्यादा शराब पी ली, अगले दिन ऐसा सर फटा जा रहा है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, उठने की इच्छा नहीं हो रही है, और इतना गुस्सा आ रहा है कि यार ये बोतल को उठा के फेंक दो, शराब की दुकान में आग लगा दो, बड़ी बेकार चीज है यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पूरा मेरा मजा किरकिरा हो गया, है ना। तो रात को मेरा मूड क्या था, सुबह मेरा मूड क्या है, मैं एक तरह के हैंगओवर में हूँ, है ना। तो ऐसे ही ये कहा गया है कि इमोशनल हैंगओवर, कि जिस स्टेट में मैं होता हूँ ना, मैं गुस्से में हूँ, मैं जलन में हूँ, मैं खुन्नस में हूँ, मैं डर में हूँ, है ना, मैं उस स्टेट से अपने आप को निकाल ही नहीं पाता हूँ। मेरे अंदर एक इमोशनल बैलेंस नहीं है, किस चीज का कितना मेरे को लोड लेना है, मैं उससे बहुत ज्यादा लोड ले जाता हूँ, है ना। हेल्दी फियर अनहेल्दी फियर में क्या अंतर है, इसको मैं नहीं समझ पाता हूँ। उसके बाद में कहाँ मेरे को कितना पेशेंस रखना है, कहाँ मेरे को कितना टॉलरेंस रखना है, ये मैं रख नहीं पाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको रख नहीं पाता हूँ, दरअसल मुझे इसकी समझ ही नहीं है। जब समझ ही नहीं होगी तो रखने की बात तो दूर की है। तो ये जो इमोशनल वोलेटिलिटी है ना, ये जो अप डाउन्स है, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में ना, ये इम्बैलेंस जो है, ये इमोशनल सोब्राइटी जो मेरे अंदर नहीं है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्राइट रंग होने का संकेत है। उसके बाद में एक ये चीज जो मुझे कही गई, हालांकि मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये भी एक बहुत बड़ी चीज कही जाती है कि भाई किसी शराबी को ना अगर बार बार ऐसे ख्याल आते हैं, उसको ऐसा लगता है यार एक टाइम था, हम भी ऐसे पीते थे, क्या दिन थे, दारू पीते थे, लड़कियों को छेड़ते थे, लंबे लंबे ड्राइव पे जाते थे, अरे मैं तो एक सांस में पूरी बियर पी जाता था, अरे यार कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो मैंने नहीं पिया, हमने इतनी मस्ती की थी, एक बार हमने ये किया था। ये जो ख्याल आ रहे हैं ना, भले ही शराबी जानबूझ के नहीं सोच रहा है, लेकिन अगर उसको ये ख्याल अगर आ रहे हैं, या फिर किसी दूसरे ने ऐसी कोई बात निकाल दी और वो इस तरह के डिस्कशन में पढ़ के बिल्कुल एकदम डूब जाना चाहता है, लंबा लंबा इसके ऊपर अगर वो डिस्कशन करना चाहता है, दैट मीन्स कि वो ड्राई ड्रंक है। उसका मतलब है कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं शराब के लिए एक टीस अभी भी है, एक तड़प अभी भी है कि यार काश, काश मैं पी सकता। ये ड्राई ड्रंक होने का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, क्योंकि दिमाग उस चीज के लिए तड़प रहा है, इसका मतलब कभी ना कभी दिमाग पूरी मजबूती से उस चीज को सामने रखने की कोशिश जरूर करेगा। वो आज नहीं रख रहा है क्योंकि शराबी अभी मीटिंग्स में रेगुलर जा रहा है, इस पर पे काम भले ही नहीं कर रहा है, लेकिन वो मीटिंग्स में रेगुलर जा रहा है, मेंबर्स के टच में है, और अभी जो उसके आनंद का कोटा है थोड़ा थोड़ा पूरा हो रहा है, जितना पूरा होना चाहिए उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी काम चलाओ स्तर पर वो है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि किसी भी दिन होनी अनहोनी अगर उसके साथ कोई हुई, उसके परिवार में, उसके व्यापार में, नौकरी में, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, कहीं भी कैसे भी अगर कोई अपरिहार्य स्थिति, मतलब कोई अनफेवरेबल सिचुएशन ऐसी अगर आई ना, और जब वहां पे एकदम से आनंद बहुत कम हुआ, तब ये बात तय है कि वो उसके अंदर, उसका दिमाग जो है ना, वही शराब का जो पुराना सोर्स है वो उसका आइडिया देने वाला है, पक्के से उसको वो वाला आइडिया वो दे देगा, और तब फिर उसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीजें है ना, मैं भाई अपनी बीमारी को समझना मतलब और क्या है, अपनी बीमारी को समझना मतलब यही तो है यार कि उसके जो लक्षण है मैं उनको अच्छे से समझ पाऊं। किसी इंसान को दिल का दौरा पड़ा, मतलब हार्ट अटैक आया, बच गया, वो डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट वगैरह था वो कर दिया, जो भी हुआ, अब उसका एंजियोप्लास्ट हुआ या फिर उसका बाईपास हुआ, अब डॉक्टर ने उसको अब अच्छे से बता दिया कि देख भाई, आगे से अगर तुझे ये 1 2 3 ABCD XYZ ये अगर लक्षण आए तो तू दौड़ा दौड़ा तुरंत भाग के मेरे पास आ जाना, क्योंकि इस बार ये जो तेरे हार्ट की जो हालत हुई है ना, ये इसलिए हुई है कि ये लक्षण तेरे को पहले भी आए थे कि नहीं आए थे। पेशेंट कह रहा है हाँ साहब बिल्कुल आए थे, ये चेस्ट में, मतलब मेरे
सीने में कभी कभी दर्द हुआ था। एक बार मेरे कंधों में भी बहुत तेज दर्द हुआ था, जबड़े में भी दर्द हुआ था। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं एकदम से 4 चढ़ाव चढ़ता हूँ तो मुझे तेजी से पसीना आ जाता है। ये ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये लक्षण है। तो ये लक्षण ना उसको पता तब चलेंगे जब अपनी बीमारी को समझने की कोशिश करेगा। तो अगर शुरुआत में ही वो लक्षण को पहचान लेता और किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास में चला जाता तो शायद दिल की इतनी खराब होने की नौबत नहीं आती, एकदम से मर जाने का खतरा नहीं होता, कम नुकसान में वो बच जाता, या शायद से बिल्कुल ही नुकसान नहीं होता। तो यार यही मुझे यहाँ पर ए में आके समझ में आया, स्टेप वर्क में आके। यार यही 12 स्टेप्स है ना, मुझे ये भी बता रहे हैं। भले ही से मैं स्टेप वर्क में आ गया हूँ, लेकिन यार ये है ना मुझे, मतलब अब मैं स्टेप वर्क में आ गया हूँ, मैं ईमानदारी से कदमों पर काम कर रहा हूँ स्पॉन्सर के साथ। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं अपनी कमियों पर काम करना मैंने शुरू कर दिया है। लेकिन ये शुरू करने के बाद ही मुझे ये समझ में आता है कि यार क्या लक्षण थे मेरे अंदर, क्या कमियां थी, पहले थोड़ी ना समझ में मुझे आया था ये। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं स्टेप वर्क में आता और स्पॉन्सर के साथ में काम करता। तो दैट्स इट फ्रेंड्स। यही मेरी समझ जो थी ड्राई ड्रंक होने वाली स्थिति के ऊपर, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रखी। आप लोगों ने मुझे सुना, मौका दिया, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।